क्योंकि सफलता का संबंध लोगों से है, इसलिए सफल होने के लिए यह ज़रूरी है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ लें। अगर आप लोगों को ध्यान से देखेंगे तो आप उनसे यह सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में सफल कैसे हुआ जा सकता है, और यह सीखने के बाद आप उसे अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। लोगों का अध्ययन गहराई से करें, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि असफल लोगों को दिमाग की एक भयानक बीमारी होती है। हम इस बीमारी को बाना साइंटिस्ट का नाम दे सकते हैं। हर असफल व्यक्ति में यह बीमारी बहुत विकसित अवस्था में पाई जाती है, और ज़्यादातर आम आदमियों में यह बीमारी थोड़ी बहुत तो होती ही है। आप पाएंगे कि बहाना साइंटिस्ट की बीमारी सफल और असफल व्यक्तियों के बीच का सबसे बड़ा अंतर होती है। सफलता की सीढ़ियों पर बिना रुके चढ़ने वाला व्यक्ति बहाना साइंटिस्ट का रोगी नहीं होता है, जबकि असफलता की ढलान पर लगातार फिसलने वाला व्यक्ति बहाना साइंटिस्ट से गंभीर रूप से पीड़ित होता है। अपने आसपास के लोगों को देखने पर आप पाएंगे कि जो व्यक्ति जितना सफल होता है वो उतने ही कम बहाने बनाता है, परंतु जो व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाता और उसके पास कहीं पहुंचने की योजना भी नहीं होती, उसके पास बहाने थोक में मौजूद रहते हैं। असफल लोग फौरन बता सकते हैं कि उन्होंने अमुक काम क्यों नहीं किया, या वे उसे क्यों नहीं करते, या वे उसे क्यों नहीं कर सकते, या यह कि वे असफल क्यों हैं। सफल लोगों की ज़िंदगी का अध्ययन करें और आप उन सब में एक बात पाएंगे। असफल लोग जो बहाने बनाते हैं, सफल व्यक्ति भी वही बहाने बना सकता है, परंतु वह बहाने नहीं बनाता। मैं जितने भी बेहद सफल बिजनेसमैन हो, मिलिट्री अफसर हो, सेल्समैन हो, प्रोफेशनल व्यक्ति हो, या किसी भी क्षेत्र में अग्रणी लोगों से मिला हूँ या जिनके बारे में मैंने सुना है, उनके सामने बहानों की कोई कमी नहीं थी। रूजवेल्ट अपने बेजान पैरों का बहाना बना सकते थे, ट्रूमैन शिक्षा की कमी का बहाना बना सकते थे, कैनेडी यह कह सकते थे, प्रेसिडेंट बनते वक्त मेरी उम्र कम थी। जॉनसन और आइजन हार्वर्ड हार्ट अटैक के बहाने के पीछे छुप सकते थे। किसी भी बीमारी की तरह बहाना साइंटिस्ट का अगर वक्त पर सही इलाज नहीं किया जाए तो हालत बिगड़ सकती है। विचारों की इस बीमारी का शिकार व्यक्ति इस तरह से सोचता है, मेरी हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब मैं लोगों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए कौन सा बहाना बना सकता हूँ? बुरी सेहत, शिक्षा का अभाव, ज़्यादा उम्र, कम उम्र, बदकिस्मती, व्यक्तिगत विपत्तियाँ, बुरी पत्नी, माँ बाप की गलत परवरिश। असफलता की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जब किसी अच्छे बहाने को चुन लेता है तो वो इसे कसकर पकड़ लेता है। फिर वह इस बहाने के सहारे लोगों को और खुद को ये समझाता है कि वह जीवन में क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और हर बार जब वह बीमार व्यक्ति बहाना बनाता है तो वह बहाना उसके अवचेतन में और गहराई तक चला जाता है। जब हम उनमें दोहराव की खाद डालते हैं तो विचार चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, ज़्यादा तेजी से फलने फूलने लगते हैं। शुरुआत में तो बहाना साइंटिस्ट का रोगी जानता है कि उसका बहाना कमोवेश झूठ है, परंतु वह जितनी ज़्यादा बार अपने बहानों को दोहराता है उतना ही उसे लगने लगता है कि यही सच है और यही उसकी असफलता का असली कारण है। सफलता की राह में अपने चिंतन को सही दिशा में ले जाने के लिए सबसे पहले आपको ये कदम उठाना पड़ेगा कि आप बहाना साइंटिस्ट से बचाव के लिए वैक्सीन लगवा लें। यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहाना साइंटिस्ट एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को ज़िंदगी भर सफल नहीं होने देती। बहाना साइंटिस्ट की बीमारी कई तरह की होती है, परंतु मोटे तौर पर यह 4 प्रकार की होती है: सेहत का बहाना साइंटिस्ट, बुद्धि का बहाना साइंटिस्ट, उम्र का बहाना साइंटिस्ट और किस्मत का बहाना साइंटिस्ट। आइए हम देखें कि इन सब से खुद को किस तरह से बचा सकते हैं। बहाना साइंटिस्ट के 4 सबसे लोकप्रिय रूप। पहला, मैं क्या करूं, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती। यह सेहत का बहाना साइंटिस्ट है, परंतु सेहत का बहाना साइंटिस्ट भी कई तरह का होता है। कई लोग बिना किसी बीमारी के उल्लेख के यूं ही कहते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, जबकि कई लोग अपनी बीमारी का नाम जोड़ देकर अंडरलाइन करते हैं और फिर विस्तार से आपको बताते हैं कि उनके साथ क्या गड़बड़ है। बुरी सेहत को लेकर 1000 बहाने बनाए जा सकते हैं और उनसे यह सिद्ध किया जा सकता है कि अपनी बीमारी के कारण ही आदमी वह नहीं कर पा रहा जो वह करना चाहता। अपनी बीमारी के कारण ही वह बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं ले पा रहा, इसी कारण वह ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा, इसी कारण वह सफल नहीं हो पा रहा। लाखों करोड़ों लोग सेहत के बहाना साइंटिस्ट से पीड़ित रहते हैं, परंतु क्या ज़्यादातर मामलों में यह सिर्फ बहाना नहीं होता? जरा एक पल के लिए सोचें कि बेहद सफल लोग भी अपनी सेहत का रोना रो सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरे डॉक्टर मित्र मुझे बताते हैं कि इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं होता है। हर एक के साथ कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है। कई लोग कुछ हद तक या काफ़ी हद तक सेहत के बहाना साइंटिस्ट के सामने घुटने टेक देते हैं, जबकि सफलता चाहने वाले लोग ऐसा नहीं करते। मेरे साथ एक ही दिन में 2 घटनाएं हुई जिनमें मुझे यह सीखने को मिला कि अपनी सेहत के बारे में सही और गलत का नज़रिया क्या होता है। क्लीवलैंड में मेरे भाषण के बाद 30 साल का एक आदमी मुझसे अकेले में मिला। उसने कहा कि उसे भाषण तो बहुत बढ़िया लगा, परंतु उसने यह भी कहा, पर मुझे नहीं लगता कि आपके विचारों से मुझे कोई फ़ायदा हो सकता है।
उसने बताया मुझे हृदय रोग है और मुझे खुद का ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद उसने मुझे यह भी बताया कि वह 4 डॉक्टरों के पास जा चुका है, परंतु डॉक्टर उसके दिल में कोई भी बीमारी नहीं ढूंढ सके। उसने मुझसे पूछा कि ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। मैंने जवाब दिया, मैं हृदय रोग के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, परंतु एक आम आदमी के रूप में मैं आपको यह बता सकता हूँ कि इन परिस्थितियों में मैं क्या करता। पहली बात तो यह कि मैं सबसे अच्छे हृदय रोग चिकित्सक के पास जाता और उसकी राय को अंतिम मान लेता। आपने पहले ही 4 डॉक्टरों से चेकअप करवा लिया है और उन्हें आपके दिल में कोई खराबी नज़र नहीं आई, तो अब 5वें डॉक्टर का फैसला आपको मान लेना चाहिए। हो सकता है कि आपके हृदय में कोई रोग ना हो और यह सिर्फ आपके मन का वहम हो, परंतु अगर आप इसकी चिंता करेंगे तो एक न एक दिन आपको सचमुच हृदय रोग हो जाएगा। अगर आप बीमारी के बारे में सोचते रहेंगे, उसे खोजते रहेंगे, उसकी चिंता करते रहेंगे, तो अक्सर आप इसी वजह से बीमार पड़ जाएंगे। मैं आपको दूसरी सलाह यह देना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर सिडलर की महान पुस्तक हाउ टू लिव पढ़ें। डॉक्टर सिडलर इस पुस्तक में बताते हैं कि अस्पताल में जो मरीज भर्ती होते हैं उनमें से 3/4 लोगों को दरअसल कोई शारीरिक बीमारी नहीं होती है। उनकी बीमारी का असली कारण मानसिक या तो भावनात्मक होता है। जरा सोचिए, हमारे देश के 3/4 लोग सिर्फ इसलिए अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए हैं क्योंकि वो अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाए। डॉक्टर सिडलर की पुस्तक पढ़ें और इसके बाद भावनाओं को मैनेज करना सीखें। तीसरी बात यह है कि मैं तब तक जिंदा दिली बने रहने का निश्चय करूंगा जब तक कि मैं मर ही ना जाऊं। फिर मैंने इस परेशान आदमी को वही सलाह दी जो मेरे वकील दोस्त ने मुझे कई साल पहले दी थी। वकील दोस्त को टीबी था, परंतु इसके बाद भी वह वकालत करता रहा, अपने परिवार का मुखिया बना रहा और जीवन का पूरा आनंद लेता रहा। अभी मेरे उस वकील दोस्त की उम्र 78 वर्ष है। उसने अपनी फिलॉसफी बताई, मैं तब तक जिंदा दिली रहूँगा जब तक कि मैं मर ही ना जाऊँ। मैं ज़िंदगी और मौत को लेकर फालतू चिंता नहीं करूँगा। जब तक मैं इस धरती पर हूँ तब तक मैं जिंदा हूँ, तो मैं अधूरी ज़िंदगी क्यों जीऊँ। मौत के बारे में चिंता करने में व्यक्ति जितना समय बर्बाद करता है उतने समय तक वह वास्तव में मुर्दा ही होता है। मुझे इस बिंदु पर चर्चा खत्म करनी पड़ी क्योंकि मुझे डेट्रॉइट जाने वाला हवाई जहाज़ पकड़ना था। हवाई जहाज़ में मुझे दूसरा अजीबोगरीब परंतु सुखद अनुभव हुआ। जब हवाई जहाज़ आसमान में पहुंच गया तो मुझे टिक टिक की आवाज़ सुनाई दी। हैरानी से मैंने अपने पड़ोस में बैठे आदमी की तरफ देखा जिसके पास से वह आवाज़ आ रही थी। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और उसने मुझसे कहा, डरिए नहीं, मेरे पास कोई बम नहीं है, ये तो मेरा दिल धड़क रहा है। मुझे यह सुनकर हैरानी हुई, इसलिए उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई। सिर्फ 21 दिन पहले ही उसका ऑपरेशन हुआ था जिसमें उसके दिल में एक प्लास्टिक वाल्व फिट किया गया था। उसने बताया कि टिक टिक की आवाज़ कई महीनों तक आती रहेगी जब तक कि नकली वाल्व पर नया उत्तक नहीं उगाता। उसने कहा, मेरी बहुत सी योजनाएं हैं। मिनेसोटा पहुंचकर मैं वकालत पढ़ने वाला हूं, शायद मुझे सरकारी नौकरी भी मिल जाए। डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि मुझे पहले कुछ महीनों तक सावधानी रखनी पड़ेगी, परंतु कुछ महीनों बाद मेरा दिल बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाएगा। तो ये रहे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में 2 अलग अलग नज़रिए। पहला आदमी तो ये जानता भी नहीं था कि उसे कोई बीमारी थी भी या नहीं। इसके बावजूद वह चिंतित था, परेशान था, हार के रास्ते पर जा रहा था और आगे नहीं बढ़ने के बहाने बना रहा था। दूसरे आदमी का हाल ही में बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, फिर भी वह कुछ नया करने के लिए उत्सुक था, आशावादी था। अपनी सेहत के बारे में दोनों की सोच में कितना बड़ा फ़र्क था। सेहत के बहाना साइंटिस्ट का मुझे व्यक्तिगत अनुभव भी है। मुझे डायबिटीज़ है। जब मुझे बीमारी हुई तो डॉक्टर ने मुझे यह हिदायत दी कि डायबिटीज़ एक शारीरिक बीमारी है, परंतु अगर इसके बारे में आपका नज़रिया नकारात्मक रहेगा तो आप बहुत परेशान रहेंगे और आपकी बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। अगर आप इसके बारे में चिंता करते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी नर्क बन सकती है। डायबिटीज़ होने के बाद मैं बहुत से डायबिटीज़ मरीजों के संपर्क में आया। मैं आपको बता दूं कि इस बीमारी के बारे में लोगों में कितने विरोधाभासी विचार होते हैं। एक आदमी को यह बीमारी शुरुआती अवस्था में है और वह इसे लेकर बहुत परेशान रहता है। ज़रा सा मौसम बदलता है तो वह घबरा जाता है, मूर्खतापूर्ण रूप से अपने आप को लबादे में छुपा लेता है। उसे इन्फेक्शन से इतना डर लगता है कि वह सर्दी खांसी वाले आदमी को देखते ही दूर भाग जाता है। वह डरता है कि कहीं वह ज़्यादा मेहनत ना कर ले, इसलिए वह कभी कुछ करता ही नहीं। उसका ज़्यादातर समय और मानसिक ऊर्जा इसी चिंता में बर्बाद होते हैं कि उसके साथ क्या क्या बुरा हो सकता है। वह दूसरे लोगों को अपनी भयानक बीमारी की सच्ची झूठी दास्तां सुना सुनाकर बोर करता रहता है। दरअसल उसकी असली बीमारी डायबिटीज़ नहीं है, वो तो सेहत के बहाना साइटिस से पीड़ित है। वह बीमारी को असफलता के बहाने की तरह इस्तेमाल कर रहा है। किस लिए? क्योंकि वह लोगों की सहानुभूति हासिल करना चाहता है। दूसरी तरफ एक बड़ी प्रकाशन फर्म का डिवीज़न मैनेजर है जो डायबिटीज़ का गंभीर रोगी है। वह ऊपर वाले मरीज से 30 गुना ज़्यादा इंसुलिन लेता है, परंतु वह बीमारों की तरह नहीं जीता है। उसे अपने काम में मज़ा आता है और वह ज़िंदगी का पूरा आनंद लेता है।
एक दिन उसने मुझसे कहा, देखा जाए तो डायबिटीज़ एक समस्या तो है, पर दाढ़ी बनाना भी तो एक समस्या है, और मैं इस बारे में चिंता कर करके सचमुच बीमार पड़ना नहीं चाहता। जब मैं इंसुलिन के इंजेक्शन लेता हूँ तो मैं अपनी बीमारी को नहीं कोसता, बल्कि उस आदमी को दुआएं देता हूँ जिसने इंसुलिन की खोज की है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त 1945 में जब युद्ध से लौटा तो उसका एक हाथ कटा हुआ था। इसके बावजूद जॉन हमेशा मुस्कुराता रहता था, हमेशा दूसरों की मदद करता था। मैं जितने भी आशावादी लोगों को जानता हूँ, जॉन उन सबसे ज़्यादा आशावादी था। एक दिन मैंने उससे उसके कटे हुए हाथ के बारे में लंबी चर्चा की। उसने कहा, मेरा सिर्फ एक हाथ नहीं है। यह सही बात है कि दो हाथ हमेशा एक हाथ से अच्छे होते हैं, परंतु पूरे शरीर को बचाने के लिए अगर एक हाथ कटवाना पड़े तो यह महंगा सौदा नहीं है। और फिर मेरी जीवन शैली तो अब भी 100% बची हुई है। मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ। मेरा एक और विकलांग दोस्त एक बेहतरीन गोल्फर है। एक दिन मैंने उससे पूछा कि वह सिर्फ एक हाथ से इतना अच्छा कैसे खेल सकता है, जबकि दोनों हाथ से खेलने वाले ज़्यादातर गोल्फर उसके जितना अच्छा नहीं खेल पाते। उसने मेरी बात का जोरदार जवाब दिया, यह मेरा अनुभव रहा है कि सही रवैया और एक बाह वाला आदमी गलत रवैया और दोनों बाहों वाले आदमी को हमेशा हरा सकता है। इस बारे में कुछ देर सोचें। यह न सिर्फ गोल्फ के मैदान पर सच है, बल्कि यह ज़िंदगी के हर क्षेत्र में सच है। सेहत के बहानासाइटिस से बचने के 4 तरीके। सेहत के बहानासाइटिस से बचाव के सरल से इस वैक्सीन के 4 डोज हैं। पहला, अपनी सेहत के बारे में ज़्यादा बात ना करें। आप किसी बीमारी के बारे में जितनी ज़्यादा बात करेंगे, चाहे वह साधारण सी सर्दी ही क्यों ना हो, वह बीमारी उतनी ही बिगड़ती जाएगी। बुरी सेहत के बारे में बात करना कांटों को खाद पानी देने की तरह है। इसके अलावा अपनी सेहत के बारे में बातें करते रहना एक बुरी आदत है। इससे लोग बोर हो जाते हैं। इससे आपको आत्म केंद्रित और बुढ़िया की तरह बातें करने वाला समझा जा सकता है। सबलता की चाह रखने वाला आदमी अपनी बुरी सेहत के बारे में चिंता नहीं करता। अपनी बीमारी का रोना रोने से आपको थोड़ी सहानुभूति तो मिल सकती है, परंतु जो आदमी हमेशा शिकायत करता रहता है, उसे कभी किसी का सम्मान, आदर या वफादारी नहीं मिल सकते। दूसरा, अपनी सेहत के बारे में फालतू की चिंता करना छोड़ दें। डॉक्टर वॉल्टर विश्व प्रसिद्ध मेयो क्लिनिक में एमेरिटस कंसल्ट है। उन्होंने हाल ही में लिखा है, मैं हमेशा फिजूल की चिंता करने वाले लोगों को ऐसा ना करने की सलाह देता हूँ। उदाहरण के तौर पर मैंने एक आदमी को देखा जिसे इस बात का पूरा विश्वास था कि उसका गाल ब्लैडर खराब है। हालांकि 8 बार अलग अलग क्लिनिकों में एक्सरे कराने पर भी उसका गाल ब्लैडर पूरी तरह सही दिख रहा था, और डॉक्टर का कहना था कि यह सिर्फ उसके मन का वहम है और दरअसल उसे कोई बीमारी नहीं है। मैंने उससे विनती की कि अफवाह मेहरबानी करके अपने गाल ब्लेंडर का एक्सरे कराना छोड़ दे। मैंने सेहत का ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखने वाले सैकड़ों लोगों को बार बार जबरन ECG कराते देखा है, और मैंने उनसे भी यही विनती की है कि वे अपनी बीमारियों के बारे में फालतू की चिंता करना छोड़ दें। तीसरा, आपकी सेहत जैसी भी हो, आपको उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, मैं अपने फटे हुए जूते को लेकर दुखी हो रहा था, परंतु जब मैंने बिना पैर वाले आदमी को देखा तो मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं आई। इसके बजाय मैं कृतज्ञ हो चला। इस बात पर शिकायत करने के बजाय कि आपकी सेहत में क्या अच्छा नहीं है, आपको इस बारे में खुश और कृतज्ञ होना चाहिए कि आपकी सेहत में क्या अच्छा है। अगर आप कृतज्ञ होंगे तो आप कई असली बीमारियों से भी बचे रहेंगे। चौथा, अपने आप को यह अक्सर याद दिलाएं कि जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। आपको जीवन मिला है आनंद लेने के लिए, इसे बर्बाद ना करें। ज़िंदगी जीने की बजाय अगर आप चिंता करते रहेंगे तो आप जल्द ही किसी अस्पताल में भर्ती नजर आएंगे। परंतु मेरे पास सफल लोगों जितनी बुद्धि नहीं है। बुद्धि का बहाना साइटिस या मेरे पास उतनी बुद्धि नहीं है बहुत लोकप्रिय बहाना है। वास्तव में यह इतना आम है कि यह हमारे आसपास के तकरीबन 95% लोगों में किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। बहाना साइटिस के बाकी रूपों में तो व्यक्ति बढ़ चढ़कर बातें करता है, परंतु इस किस्म के बहाना साइटिस यानी कि बुद्धि के बहाना साइटिस में व्यक्ति चुपचाप दुखी होता रहता है। ज़्यादातर लोग दूसरों के सामने यह मानने को तैयार नहीं होते कि उनमें पर्याप्त बुद्धि या समझ नहीं है, परंतु वे अंदर से यह बात महसूस करते हैं। जब बुद्धि की बात आती है तो हमें से ज़्यादातर लोग 2 तरह की मूलभूत गलतियां करते हैं। पहला, हम अपनी बुद्धि को कम आंकते हैं, और दूसरा, हम दूसरे व्यक्ति की बुद्धि को ज़्यादा आंकते हैं। इन गलतियों के कारण लोग काफ़ी नुकसान में रहते हैं। वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने में असफल रहते हैं क्योंकि उन्हें बुद्धि की ज़रूरत होती है, परंतु तभी वहाँ एक ऐसा व्यक्ति आता है जो बुद्धि के बारे में जरा भी विचार नहीं करता, उसे वह काम मिल जाता है। दरअसल महत्व इस बात का नहीं है कि आप में कितनी बुद्धि है, बल्कि इस बात का है कि जो आपके पास है आप उसका किस तरह से उपयोग करते हैं।
आपकी बुद्धि की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह चिंतन या वह नज़रिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। मुझे इस बात को दोहराने दें क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी बुद्धि की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह चिंतन या वह नज़रिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। देश के मशहूर डॉक्टर एडवर्ड टेलर से किसी ने एक बार यह सवाल पूछा, क्या कोई भी बच्चा वैज्ञानिक बन सकता है? टेलर ने जवाब दिया, वैज्ञानिक बनने के लिए तूफानी दिमाग की ज़रूरत नहीं होती, ना ही चमत्कारी याददाश्त की ज़रूरत होती है, ना ही यह ज़रूरी है कि बच्चा स्कूल में अच्छे नंबरों से पास हो। वैज्ञानिक बनने के लिए केवल यह ज़रूरी है कि बच्चे का विज्ञान में काफ़ी रुचि हो। उसकी यह रुचि जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है। तो रुचि का उत्साह विज्ञान में भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर स्वाभाविक वाले किसी व्यक्ति का रवैया सकारात्मक, आशावादी और सहयोगात्मक है तो वह उस व्यक्ति से ज़्यादा पैसा, सफलता और सम्मान हासिल करेगा जिसका आईक्यू तो 120 है परंतु उसका रवैया नकारात्मक, निराशावादी और असहयोगात्मक है। किसी काम में जुटे रहिए जब तक कि वह पूरा ना हो जाए, यही असली पते की बात है। आलसी बुद्धि किस काम की? अक्सर जुटे रहने वाला व्यक्ति उस बुद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यक्ति से ज़्यादा सफल होता है जो कोई काम पूरा नहीं करता है। जुटे रहने की क्षमता ही योग्यता का 95% हिस्सा है। पिछले साल मैं अपने कॉलेज के एक पुराने दोस्त चक से 10 साल बाद मिला। चक बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र था और उसने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया था। जब मैं उससे आखिरी बार मिला था तो उसका लक्ष्य था पश्चिम नेब्रास्का में अपना बिजनेस खड़ा करना। मैंने चक से पूछा आखिरकार उसने किस तरह से बिजनेस खड़ा किया। उसका जवाब था, मैं कोई बिजनेस खड़ा नहीं कर पाया। 5 साल पहले मैं तुम्हें यह नहीं बताता, 1 साल पहले भी नहीं, परंतु अब मैं इस बारे में बात करने के लिए तैयार हूँ। अब जब मैं अपने कॉलेज के दिनों की याद करता हूँ तो मुझे यह महसूस होता है कि मैं हर योजना में खामियां ढूंढने में माहिर था। मैं यह बता सकता था कि कोई बिजनेस क्यों चौपट हो जाएगा, कोई योजना क्यों असफल हो जाएगी, राह में कितनी मुश्किलें आएंगी। आपके पास बहुत सारी पूंजी होनी चाहिए। यह सुनिश्चित कर लें कि बिजनेस साइकिल सही ही हो। जो सामान हम बनाएंगे क्या उसकी बहुत मांग है, क्या स्थानीय उद्योग स्थिर और स्थायी है, और इसी तरह के 1001 सवाल जिनके जवाब ढूंढे बिना कोई बिजनेस शुरू करना खतरनाक हो सकता था। मुझे सबसे ज़्यादा कष्ट इस बात से होता है कि मेरे वे दोस्त जिनमें ज़्यादा बुद्धि नहीं थी या वे लोग जो कभी कॉलेज गए ही नहीं थे, उन्होंने अच्छे खासे बिजनेस खड़े कर लिए हैं, जबकि मैं वही का वही हूँ। उनकी कंपनियों का ऑडिट करता फिर रहा हूँ। कोई बिजनेस क्यों असफल हो सकता है, इसके बारे में सोचते रहने के बजाय काश मैंने यह सोचा होता कि कोई बिजनेस किस तरह सफल हो सकता है। अगर मैंने सकारात्मक चिंतन किया होता तो मेरी ज़िंदगी ज़्यादा सुखद होती। चक की बुद्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण था उसका सोचने का नज़रिया, जिसने चक की बुद्धि को गलत राह दिखाई। कई प्रतिभाशाली लोग क्यों असफल होते हैं? पिछले कई सालों से मैं एक ऐसे आदमी के संपर्क में हूँ जो बेहद प्रतिभाशाली है, जिसमें बुद्धि की कोई कमी नहीं है, और उसका नाम है फी बेटा कापा। इतनी बुद्धि होने के बावजूद वह बहुत असफल है। उसकी नौकरी भी सामान्य है। उसने कभी शादी नहीं की। उसके बहुत कम दोस्त हैं। लोगों से बात करना उसे बोरिंग लगता है। उसने किसी तरह की जायदाद नहीं खरीदी, इस डर से कि कहीं वो अपना पैसा ना गंवा दे। यह आदमी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके यह सिद्ध कर देता है कि चीज़ें क्यों असफल होंगी। इसके बजाय उसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके यह सिद्ध करना चाहिए कि सफल किस तरह हुआ जाए। जैसा मैंने कहा, उसके पास बुद्धि की कमी नहीं है, सिर्फ उसके सोचने का नज़रिया गलत है, और इसी कारण यह प्रतिभाशाली व्यक्ति समाज को बहुत कम योगदान दे पाया है और उसने कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया है। अगर वह अपना नज़रिया बदल ले तो वह बड़े से बड़ा काम कर सकता है। उसने अद्भुत सफलता दिलाने वाला दिमाग तो है, परंतु उसका नज़रिया उतना ताकतवर नहीं है। मैं एक और ऐसे आदमी को जानता हूँ जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद सेना में भर्ती हुआ। उसने सेना में 3 साल किस तरह बिताए? स्टाफ ऑफिसर के रूप में नहीं, ना ही स्टाफ के रूप में। इसके बजाय वह 3 साल तक सेना का ट्रक चलाता रहा। क्यों? क्योंकि उसके मन में अपने साथी सिपाहियों के प्रति नकारात्मक विचार भरे हुए थे। मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ। सेना के नियम कायदों से वह चिढ़ता था। सारे नियम बकवास और मूर्खतापूर्ण हैं। अनुशासन को वह पसंद नहीं करता था। यह दूसरों पर लागू होता होगा, मुझ पर नहीं होगा। यानी कि हर चीज़ के बारे में उसका नज़रिया नकारात्मक था, जिसमें वह खुद भी शामिल था। मैं कैसा मूर्ख था जो इस झमेले में आ फंसा और अब यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। ऐसे आदमी का आदर कौन करता? उसका सारा ज्ञान उसके दिमाग के गोदाम में भरा रहा और वहीं दफन होकर रह गया। उसके नकारात्मक विचार ने उसे निठल्ला बना दिया था। याद रखें, आपकी बुद्धि की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह चिंतन या वह नज़रिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। पीएचडी करने की डिग्री भी इस मूलभूत सफलता के सिद्धांत के सामने हार जाती है। कई साल पहले मैं अपने करीबी दोस्त
फिल के ऑफिस में बैठा था। फिल एक बड़ी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में ऑफिसर था। फिल अपनी एजेंसी के मार्केटिंग रिसर्च का निदेशक था और उसका काम जोरदार चल रहा था। क्या फिल बहुत दिमाग वाला था? बिल्कुल नहीं। फिल को रिसर्च तकनीक का ज़रा भी ज्ञान नहीं था और वह कॉलेज ग्रेजुएट भी नहीं था। और फिल यह दावा भी नहीं करता था कि उसे रिसर्च के तकनीकी पहलू का ज्ञान है। तो फिर फिल में ऐसी क्या बात थी कि उसे साल भर में $30,000 मिलते थे, जबकि उसके मातहतों को सिर्फ $10,000 ही मिलते थे। फिल इंसानों का इंजीनियर था। फिल 100% सकारात्मक था। जब लोगों का उत्साह ठंडा पड़ जाता तो फिल उन्हें प्रेरित कर सकता था। फिल उत्साही था, वो उत्साह पैदा कर सकता था। फिल में लोगों की समझ थी और इसलिए वह सचमुच जानता था कि उनसे कैसे काम लिया जा सकता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि वह उन लोगों को पसंद करता था। कंपनी ने फिल को उन कर्मचारियों से 3 गुना ज़्यादा बहुमूल्य समझा जिनमें उनसे ज़्यादा IQ या दिमाग था। और निश्चित रूप से फिल में बुद्धि तो कम थी, परंतु उसके सोचने के तरीके या नज़रिए ने उसे कंपनी के लिए इतना बड़ा मूल्यवान बना दिया था। कॉलेज में दाखिल होने वाले 100 में से सिर्फ 50% ही ग्रेजुएट हो पाएंगे। मैं यह जानकर हैरान हुआ, इसलिए मैंने एक बड़ी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ऑफ एडमिशन से इसका कारण पूछा। उसने कहा, इसका कारण कम बुद्धि नहीं है। अगर उन्हें पर्याप्त योग्यता नहीं होती तो हम उन्हें दाखिला ही नहीं देते। और सवाल पैसे का भी नहीं है। आजकल जो भी अपने कॉलेज की फ़ीस के लिए काम करने को तैयार हैं, उसके लिए काम की कोई कमी नहीं है। असली कारण है नज़रिया या रवैया। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि कितने नौजवान सिर्फ इसलिए कॉलेज छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें प्रोफेसर पसंद नहीं होता, या उन्हें विषय में मज़ा नहीं आता, या उन्हें पसंदीदा साथी नहीं मिलते। नकारात्मक नज़रिए के कारण ही कई जूनियर एजुकेटिव ऊंचे पदों पर नहीं पहुंच पाते। ऐसे हजारों युवा एजुकेटिव हैं जिनमें पर्याप्त बुद्धि तो है, परंतु उनका रवैया नकारात्मक, चिड़चिड़ा, निराशावादी और अपमानजनक है। जैसा कि एजुकेटिव ने मुझे बताया, ऐसा दुर्लभ ही है कि हम किसी युवा को दिमाग या बुद्धि की कमी के कारण प्रमोशन नहीं देते। लगभग हमेशा इसका कारण होता है उसका रवैया या नज़रिया। मुझे एक बीमा कंपनी ने एक रिसर्च करने को कहा। वे यह जानना चाहते थे कि उनके चोटी के 25% एजेंट 75% बीमा करने में सफल क्यों हो रहे हैं, जबकि सबसे नीचे के 25% एजेंट कुल बीमा के 5% ही क्यों कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या था? हजारों फाइलों को गौर से देखा गया। इस रिसर्च में एक बात उभर कर आई कि सबसे चोटी के और सबसे निचले बीमा एजेंटों की बुद्धि में कोई खास अंतर नहीं था। उनकी सफलता में अंतर का कारण उनकी शिक्षा का अंतर भी नहीं था। बेहद सफल और बहुत असफल लोगों में जो सबसे बड़ा अंतर पाया गया वह था उनके रवैये या नज़रिए का। चोटी के बीमा एजेंट चिंता कम करते थे, ज़्यादा उत्साही थे और लोगों को सचमुच पसंद करते थे। हम अपनी बुद्धि की मात्रा को तो बदल नहीं सकते, परंतु हम उस तरीके को तो बदल ही सकते हैं जिसमें हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। ज्ञान ही शक्ति है। अगर आप इसका रचनात्मक प्रयोग करें तो बुद्धि के बाना साइटी से जुड़ी हुई एक गलत धारणा यह है कि ज्ञान ही शक्ति है, परंतु यह बात पूरी तरह सही नहीं है। यह केवल आधी सही है। ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। ज्ञान शक्ति तभी बनता है जब इसका उपयोग किया जाता है, और सिर्फ तभी जब यह उपयोग सकारात्मक या रचनात्मक हो। एक बार महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन से किसी ने पूछा कि एक मील में कितने फुट होते हैं। आइंस्टाइन ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। मैं अपने दिमाग में ऐसी जानकारी क्यों भरूं जो मैं किसी किताब से 2 मिनट में हासिल कर सकता हूं। आइंस्टाइन ने हमें एक बड़ा सबक सिखाया था। उसका मानना था कि हमें अपने दिमाग को तथ्य या जानकारी का गोदाम बनाने से बचना चाहिए, और इसके बजाय यह ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि हम अपने दिमाग से सही तरीके से सोचें। एक बार हेनरी फोर्ड ने शिकागो के ट्रिब्यून पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। कारण यह था कि उस अखबार ने फोर्ड को अज्ञानी कह दिया था। फोर्ड ने उनसे यह सिद्ध करने को कहा। ट्रिब्यून ने फोर्ड से दर्जनों सवाल पूछे, जैसे कि बेनेडिक्ट आर्नोल्ड कौन थे, क्रांति का युद्ध कब लड़ा गया था, इत्यादि। और फोर्ड ज़्यादातर सवालों के जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उनकी औपचारिक शिक्षा कम हुई थी। आखिरकार फोर्ड काफ़ी परेशान होकर गुस्से से बोले, मैं इन सवालों के जवाब तो नहीं जानता, परंतु 5 मिनट में मैं ऐसे आदमी को ढूंढ सकता हूँ जो इन सारे सवालों के जवाब जानता हो। हेनरी फोर्ड ने फालतू की जानकारी हासिल करने में कभी रुचि नहीं ली। उन्हें वह बात मालूम थी जो हर सफल एजुकेटिव जानता है। दिमाग को तथ्यों का गैरेज मत बनाओ। यह जानकारी रखो कि जानकारी कहाँ से हासिल हो सकती है। तथ्यों के आदमी का मोल क्या है। मैंने एक दोस्त के साथ एक बहुत रोचक शाम गुजारी। मेरा दोस्त एक नई परंतु तेज़ी से बढ़ रही कंपनी का प्रेसिडेंट है। टीवी पर एक लोकप्रिय क्विज कार्यक्रम आ रहा था। जिस आदमी से सवाल पूछे जा रहे थे वो पिछले कुछ सप्ताह से लगातार आ रहा था। वह सभी तरह के सवालों के जवाब दे सकता था, चाहे उनमें से कुछ सवाल कितने ही मूर्खतापूर्ण क्यों ना हो।
जब उस आदमी ने एक बहुत ही मुश्किल सवाल का जवाब दिया जिसका संबंध अर्जेंटीना के किसी पहाड़ से था, तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं इस आदमी को कितने डॉलर की नौकरी दूंगा? कितने की? मैंने पूछा। $300 से एक सेट भी ज़्यादा नहीं, प्रति सप्ताह नहीं, प्रति माह भी नहीं, बल्कि जीवन भर। मैंने उसके ज्ञान की थाह ले ली है। यह विशेषज्ञ सोच नहीं सकता, वह केवल रट सकता है, याद कर सकता है। वह एक इंसानी इंसाइक्लोपीडिया है और मैं समझता हूँ कि मैं $300 में एक अच्छा इंसाइक्लोपीडिया खरीद सकता हूँ। वास्तव में शायद यह कीमत भी उसके लिए ज़्यादा होगी। इस आदमी को जितना पता है उसका 90% हिस्सा तो मुझे $2 की जनरल नॉलेज की किताब में ही मिल जाएगा। मैं अपने आसपास ऐसे लोगों को चाहता हूँ जो समस्याएं सुलझा सकें, जिनके पास विचार हो, जो सपने देख सकें और फिर उन सपनों को साकार कर सकें। जिस आदमी में विचार है वो मेरे साथ पैसा कमा सकता है, जिसके पास सिर्फ तथ्य हैं वो मेरे साथ पैसा नहीं कमा सकता। बुद्धि के बहानासाइटिस के इलाज के 3 तरीके। बुद्धि के बहानासाइटिस के इलाज के 3 आसान तरीके हैं। पहला, अपनी खुद की बुद्धि को कभी कम ना आके और दूसरों की बुद्धि को कभी ज़रूरत से ज़्यादा ना आके। अपनी सेवाओं को सस्ते में ना बेचें, अपने अच्छे बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करें, अपने गुणों को खोजें। याद रखें, महत्व इस बात का नहीं है कि आप में कितनी बुद्धि है, महत्व तो इस बात का है कि आप अपने दिमाग का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इस बात पर सिर ना धुनें कि आपका IQ कम है, बल्कि अपनी मानसिकता को सकारात्मक करें। दूसरा, अपने आप को बार बार याद दिलाएं, मेरी बुद्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरा नज़रिया। नौकरी पर और घर पर सकारात्मक नज़रिया का अभ्यास करें। काम टालने के तरीके खोजने के बजाय काम करने के तरीके खोजें। अपने आप में मैं जीत रहा हूँ का रवैया विकसित करें। अपनी बुद्धि का रचनात्मक और सकारात्मक प्रयोग करें। अपनी बुद्धि का प्रयोग इस तरह करें कि आप जीत सकें। अपनी बुद्धि का दुरुपयोग अपनी असफलता के अच्छे बहाने खोजने में ना करें। तीसरा, याद रखें कि तथ्यों को रटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुमूल्य है सोचने की योग्यता। अपने दिमाग को रचनात्मक बनाए और नए नए विचार आने दें। काम करने के नए और बेहतर तरीके खोजते रहें। खुद से पूछें, क्या मैं अपनी मानसिक क्षमता का उपयोग इतिहास रचने में कर रहा हूँ या इतिहास रटने में? तीसरा, कोई फ़ायदा नहीं मेरी उम्र ज़्यादा या कम है। उम्र का बहानासाइटिस असफलता की एक ऐसी बीमारी है जिसमें दोष उम्र के मत्थे मढ़ दिया जाता है। इसके 2 आसानी से पहचाने जाने वाले रूप हैं, मेरी उम्र ज़्यादा है का रूप और मेरी उम्र अभी बहुत कम है का ब्रांड। आपने हर उम्र के सैकड़ों लोगों को अपनी असफलताओं के बारे में इस तरह की बातें करते हुए सुना होगा। इस काम में सफल होने के लिए मेरी उम्र बहुत ज़्यादा या बहुत कम है। अपनी उम्र के कारण ही मैं वह नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूँ या जो करने में मैं सक्षम हूँ। यह आश्चर्यजनक है, परंतु बहुत कम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनकी उम्र किसी काम के लिए बिल्कुल सही है। इस बहाने ने हज़ारों लोगों के लिए सच्चे अवसर के दरवाजे बंद कर दिए हैं। वे सोचते हैं कि उनकी उम्र ही गलत है, इसलिए वो कोशिश करने की जहमत भी नहीं उठाते। उम्र का बहानासाइटिस का सबसे लोकप्रिय रूप है मेरी उम्र ज़्यादा है। यह बीमारी बहुत सूक्ष्म तरीके से फैलाई जाती है। टीवी के सीरियलों में दिखाया जाता है कि जब कंपनी के विलय के कारण किसी एग्जीक्यूटिव की नौकरी छूट जाती है तो वो बेरोजगार हो जाता है। उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल पाती क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। मिस्टर एग्जीक्यूटिव महीनों तक नौकरी की तलाश करते हैं, परंतु उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती और इसी दौरान वे कुछ समय तक आत्महत्या के विकल्प पर विचार करते हैं और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अब खुद को रिटायर समझ लेने में ही समझदारी है। 40 के बाद आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें क्यों बढ़ जाती है? यह विषय नाटकों और पत्रिकाओं के लेखों में लोकप्रिय है, इसलिए नहीं क्योंकि इसमें सच्चे तथ्य हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि बहाना ढूंढने वाले बहुत से लोग इसी तरह के नाटक देखना चाहते हैं और इसी तरह के लेख पढ़ना चाहते हैं। उम्र के बहानासाइटिस का इलाज क्या है? उम्र के बहानासाइटिस का इलाज किया जा सकता है। कुछ साल पहले जब मैंने एक सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का संचालन किया था तो मैंने एक अच्छे सीरम की खोज की थी जो इस बीमारी का इलाज तो करता ही था, साथ ही यह भी सुनिश्चित करता था कि यह बीमारी आपको कभी ना हो। इस प्रोग्राम में सेंसिल नाम का एक प्रशिक्षु था। 40 वर्षीय सेंसिल निर्माता का प्रतिनिधि बनना चाहता था, परंतु सोचता था कि उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। उसने कहा, मुझे शुरू से सब कुछ करना पड़ेगा और अब मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अब मैं 40 वर्ष का हो गया हूँ। मैंने ज़्यादा उम्र की समस्या पर सेंसिल के साथ कई बार बात की। मैंने पुरानी दवा का इस्तेमाल किया। आपकी उम्र उतनी ही होती है जितना आप समझते हैं, परंतु मैंने पाया कि उसका मर्ज इस दवा से ठीक नहीं हो रहा। ज़्यादातर लोग इसके जवाब में कहते हैं, परंतु मैं अपने आप को बूढ़ा महसूस करता हूँ। अंततः मैंने एक ऐसा तरीका खोज लिया जो जादू की तरह काम कर गया। एक दिन मैंने सेंसिल से कहा, सेंसिल मुझे यह बताओ कि किस आदमी की रचनात्मक उम्र कब शुरू होती है? उसने 1-2 सेकंड तक सोचने के बाद जवाब दिया, लगभग 20 की उम्र में। अच्छा,
मैंने कहा, और अब मुझे यह बताओ कि किसी आदमी की रचनात्मक उम्र कब खत्म होती है? सेंसिल ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि अगर वह तंदुरुस्त है और अपने काम को पसंद करता है तो कोई आदमी 70 साल की उम्र तक रचनात्मक कार्य कर सकता है। ठीक है, मैंने कहा, बहुत से लोग 70 साल के बाद भी रचनात्मक कार्य करते हैं, परंतु मैं आपसे सहमत हो जाता हूँ कि किसी आदमी के रचनात्मक कार्य करने की उम्र 20 से 70 साल के बीच होती है और इस दौरान उसके पास 50 साल यानी कि आधी सदी होती है। सेंसिल, मैंने कहा, आप अभी 40 साल के हैं, आपकी रचनात्मक ज़िंदगी कितनी खत्म हो चुकी है? 20 साल, उसने जवाब दिया। और आपकी रचनात्मक ज़िंदगी अभी कितनी बाकी है? 30 साल, उसने जवाब दिया। दूसरे शब्दों में सेंसिल, आपने अभी आधा रास्ता भी तय नहीं किया है। आपने अभी तक अपने रचनात्मक वर्षों का सिर्फ 40% हिस्सा ही पूरा किया है। मैंने सेंसिल की तरफ देखा और यह महसूस किया कि यह बात उसके दिल को छू गई थी। उसकी उम्र का बहाना साइटिस तत्काल दूर हो गया। सेंसिल ने देखा कि उसके सामने भी बहुत से अवसरपूर्ण वर्ष मौजूद हैं। अभी तक वह सोचता था, मैं तो अब बूढ़ा हो चला हूँ, परंतु अब वह सोचने लगा, मैं अभी युवा हूँ। सेंसिल ने अब महसूस किया कि हमारी उम्र कितनी है इस बात का कोई खास महत्व नहीं है। दरअसल उम्र के बारे में हमारा नज़रिया ही हमारे लिए वरदान या श्राप बन जाता है। उम्र के बहाना साइटिस का इलाज करने से आपके लिए अवसरों के बंद दरवाजे खुल जाएंगे, जिस पर इस बीमारी की वजह से ताला लगा हुआ था। मेरे एक रिश्तेदार ने अलग अलग तरह के काम करने में अपने कई वर्ष बर्बाद किए, जैसे सेल्समैनशिप, अपना बिजनेस करना, बैंक में काम करना, परंतु वह यह तय नहीं कर पाया कि वह क्या करना चाहता है। आखिरकार वह इस नतीजे पर पहुंचा कि वह पादरी बनना चाहता था, परंतु जब उसने इस बारे में सोचा तो उसने पाया कि उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। अब वह 45 वर्ष का था, उसके 3 बच्चे थे और उसके पास पैसा भी ज़्यादा नहीं था। परंतु सौभाग्य से उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और खुद से कहा, चाहे मेरी उम्र 45 साल हो या 65 साल, मैं पादरी बनकर दिखाऊंगा। उसके पास आस्था का भंडार था और इसके सिवा कुछ नहीं था। उसने विस्कॉन्सिन में 5 वर्षीय धर्मशास्त्र प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपना नाम लिखवा दिया। 5 साल बाद वह पादरी बन गया और इलिनॉय के चर्च में अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हुआ। बूढ़ा बिल्कुल नहीं, अभी तो उसके सामने 20 वर्षीय रचनात्मक ज़िंदगी बाकी थी। मैं इस आदमी से हाल ही में मिला और उसने मुझे बताया, अगर मैंने 45 वर्ष की उम्र में इतना बड़ा फैसला नहीं लिया होता तो मेरी बाकी ज़िंदगी दुख भरी होती, जबकि अभी मैं अपने आप को उतना ही युवा समझता हूँ जितना कि मैं 25 वर्ष पहले समझता था। और उसकी उम्र कम भी लग रही थी। जब आप उम्र के बहाना साइटिस को हरा देते हैं तो इसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि आप में युवावस्था का आशावाद आ जाता है और आप युवा दिखने लगते हैं। जब आप उम्र की सीमाओं के अपने डर को जीत लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ साल तो जोड़ ही लेते हैं, अपनी सफलता में भी कुछ साल जोड़ लेते हैं। यूनिवर्सिटी के मेरे एक पुराने सहयोगी ने मुझे एक ऐसा दिलचस्प तरीका बताया जिससे उम्र के बहाना साइटिस को हराया जा सकता है। दिल ने हार्वर्ड से 20 के दशक में ग्रेजुएशन किया था। 24 साल तक स्टॉक ब्रोकर रहने के बाद बिल ने यह फैसला किया कि वो कॉलेज प्रोफेसर बनेगा। बिल के दोस्तों ने उसे चेतावनी दी कि यह बहुत मेहनत का काम है और उससे इस उम्र में इतनी मेहनत नहीं होगी, परंतु बिल ने अपने लक्ष्य को हासिल करने का पक्का इरादा कर लिया था और उसने 51 वर्ष की उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में दाखिला लिया। 55 वर्ष की उम्र में उसे डिग्री मिली। आज बिल एक बढ़िया आर्ट्स कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का चेयरमैन है। वह सुखी भी है और मुस्कुराते हुए कहता है, अभी तो मेरी ज़िंदगी के 1/3 बेहतरीन साल बाकी हैं। ज़्यादा उम्र का बहाना असफलता देने वाली बीमारी है, इसे हराए वरना ये आपको हरा देगी। कोई आदमी ज़्यादा छोटा कब होता है? मेरी उम्र अभी बहुत कम है भी उम्र के बहाना साइटिस का एक ऐसा प्रकार है जिसने कई लोगों का भविष्य चौपट कर दिया है। लगभग 1 साल पहले जेरी नाम का 23 वर्षीय युवक मेरे पास एक समस्या लेकर आया। जेरी सर्विस में एक पैराट्रूपर था। उसके बाद वह कॉलेज गया था। कॉलेज जाते जाते भी जेरी ने अपने पत्नी और बच्चों की खातिर एक बड़ी ट्रांसफ़र एंड स्टोरेज कंपनी के लिए सेल्समैन का काम किया। उसने बहुत बेहतरीन काम किया, कॉलेज में भी और कंपनी में भी। परंतु आज जेरी चिंतित था। उसने कहा, मेरी एक समस्या है। मेरी कंपनी ने मुझे सेल्स मैनेजर बनाने का फैसला किया है। इसमें मैं 8 सेल्समैनों का सुपरवाइज़र बन जाऊंगा। मैंने कहा, बधाइयाँ, यह तो बहुत बढ़िया बात है। फिर तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? उसने जवाब दिया, मुझे जिन 8 लोगों का सुपरवाइज़र बनाया गया है ये सभी मुझसे 7 से लेकर 21 साल तक बड़े हैं। मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या मैं यह काम ठीक से कर पाऊँगा? जेरी, मैंने कहा, तुम्हारी कंपनी का जनरल मैनेजर तो यही समझता है कि तुम यह काम ठीक से कर पाओगे, वरना वह तुम्हें सुपरवाइज़र बनाता ही क्यों? सिर्फ 3 बातें याद रखो
और हर चीज़ ठीक हो जाएगी। पहली बात तो उम्र पर ध्यान ही मत दो। खेत में कोई बच्चा तभी आदमी माना जाता है जब वह व्यक्ति यह साबित कर देता है कि वह आदमी के बराबर काम कर सकता है। उसकी उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं होता और यही तुम्हें भी साबित करना होगा। जब तुम यह साबित कर दोगे कि तुम सेल्स मैनेजर के काम को अच्छी तरह से कर सकते हो तो तुम अपने आप उतने ही बड़े हो जाओगे। दूसरी बात, अपने प्रमोशन पर कभी इतराने की कोशिश मत करना। सेल्समैनों के प्रति सम्मान दिखाना, उनसे सलाह लेना, उन्हें यह महसूस कराना कि वे एक टीम के कप्तान के साथ काम कर रहे हैं, ना कि किसी तानाशाह के साथ। अगर तुम ऐसा करोगे तो वे लोग तुम्हारे साथ काम करेंगे, ना कि तुम्हारे विरुद्ध। तीसरी बात, इस बात की आदत डाल लो कि तुमसे ज़्यादा उम्र वाले लोग तुम्हारे अधीन काम करें। हर क्षेत्र का लीडर जल्दी ही जान लेता है कि उसकी उम्र अपने कई अधीन स्तरों से कम है। इसीलिए इस बात की आदत डाल लो। यह आगे आने वाले सालों में तुम्हारे काफ़ी काम आएगी, जब तुम्हें और भी बड़े अवसर मिलेंगे। और याद रखो जेरी, तुम्हारी उम्र तुम्हारी सफलता की राह में कभी बाधा नहीं बनेगी, जब तक कि तुम खुद उसे बाधा ना बनाओ। आज जेरी का काम बढ़िया चल रहा है। उसे ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस पसंद है और कुछ ही सालों में अपनी खुद की कंपनी शुरू करने की योजना बना रहा है। कम उम्र तभी बाधा बनती है जब आप खुद ऐसा सोचने लगें। आप अक्सर सुनते होंगे कि कई कामों में काफ़ी शारीरिक परिपक्व की ज़रूरत होती है, जैसे कि सिक्योरिटी या बीमा बेचने में। किसी निवेशक का विश्वास जीतने के लिए या तो आपके पास सफ़ेद बाल होने चाहिए या फिर आपके सिर पर बाल ही नहीं होने चाहिए। ऐसा सोचना सरासर मूर्खता है। असली महत्व तो इस बात का है कि आप अपना काम कितनी अच्छी तरह से करते हैं। अगर आप अपने काम पर पकड़ रखते हैं, लोगों को समझते हैं, तो आप पर्याप्त परिपक्व हैं। उम्र का योग्यता से कोई सीधा संबंध नहीं होता है, जब तक कि आप खुद को यह यकीन ना दिला दें कि उम्र और केवल उम्र ही आपको असफलता या सफलता दिला सकती है। कई युवा लोग यह महसूस करते हैं कि वो अपनी कम उम्र के कारण ही ज़िंदगी की दौड़ में पीछे हैं। हो सकता है कि किसी ऑफिस में कोई असुरक्षित आदमी या वह आदमी जिसे अपनी नौकरी छूटने का डर हो, आपके आगे बढ़ने की राह में रोड़े डाले हैं। और हो सकता है कि वह आपकी उम्र और आपके अनुभव की कमी का जिक्र भी करे। परंतु आपको ऐसे असुरक्षित लोगों की बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी के मालिक, कंपनी के मैनेजर ऐसा नहीं सोचेंगे। वे आपको उतनी जिम्मेदारी देंगे जितनी कि आप निभा सकें। यह साबित करें कि आप में योग्यता है, सकारात्मक रवैया है और आपकी कम उम्र एक लाभ के रूप में गिनी जाएगी। संक्षेप में उम्र के बानासाइटिस के इलाज यह हैं। पहला, अपनी वर्तमान उम्र के बारे में सकारात्मक सोच रखें। यह सोचें मैं अभी भी युवा हूँ, यह ना सोचें मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। नए लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करते रहें। ऐसा करेंगे तो आप में मानसिक उत्साह आ जाएगा और आप अधिक युवा भी दिखने लगेंगे। दूसरा, हिसाब लगाएं कि आपके पास कितना रचनात्मक समय बचा है। याद रखें, 30 साल के आदमी के पास अपने जीवन का 80% रचनात्मक समय है और 50 साल के आदमी के पास अभी भी 40% समय है। शायद सर्वश्रेष्ठ समय तो अभी आना बाकी है। ज़्यादातर लोग जितना सोचते हैं, ज़िंदगी दरअसल उससे अधिक लंबी होती है। तीसरा, भविष्य में वह काम करें जो आप सचमुच करना चाहते हैं। जब आप अपने दिमाग को नकारात्मक कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब तो समय निकल चुका है, तभी आपके हाथ से सचमुच समय निकलता है। यह सोचना छोड़ दें, मुझे यह काम सालों पहले शुरू कर देना चाहिए था। यह असफलता की सोच है। इसके बजाय यह सोचें मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ वर्ष अभी बाकी हैं। सफल लोग इसी तरह से सोचते हैं। चौथा, परंतु मेरा मामला अलग है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। मैंने सड़क दुर्घटना के बारे में एक ट्रैफिक इंजीनियर से बात की। उसका कहना था कि हर साल सड़क दुर्घटना में लगभग 40,000 लोग मारे जाते हैं। उसकी चर्चा का मुख्य बिंदु यह था कि शायद ही कभी कोई सच्ची दुर्घटना होती हो। हम जिसे दुर्घटना मानते हैं और दरअसल किसी मानवीय या मशीनी गड़बड़ी का परिणाम होती है। यह ट्रैफिक विशेषज्ञ जो बात कह रहा था, उसका मूल भाव दार्शनिक और चिंतक हमें सदियों से सिखाते आ रहा है। हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है, कोई भी चीज़ बिना कारण की नहीं होती। आज बाहर जो मौसम है वह भी दुर्घटनावंश नहीं है, वह किन्हीं विशेष कारणों से वैसा है। और यह मानने का कोई कारण नहीं है कि इंसान के मामले इस नियम का अपवाद है। परंतु शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता होगा जब हम किसी को अपनी बदकिस्मती को दोष देते हुए न सुनते हों। और यह दुर्लभ दिन होगा जब आप किसी दूसरे आदमी की सफलता के बारे में उसकी अच्छी किस्मत की दुहाई ना दें। मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ कि लोग किस तरह से किस्मत के बानासाइटी से पीड़ित होते हैं। मैंने 3 युवा जूनियर एजुकेटिव के साथ हाल ही में लंच लिया। उस दिन चर्चा का मुख्य बिंदु था जॉर्ज सी का प्रमोशन। कल तक जॉर्ज इन्हीं लोगों की तरह जूनियर एजुकेटिव था, आज उसे प्रमोशन मिल गया था। जॉर्ज को प्रमोशन क्यों मिला,
इन 3 लोगों ने इस मुद्दे का पोस्टमार्टम किया और बहुत से कारण खोज निकाले। अच्छी किस्मत, मक्खन पॉलिश, प्रेशर और जॉर्ज की पत्नी का सोर्स, यानी सच्चाई को छोड़कर हर बात कही गई। सच्चाई यह थी कि जॉर्ज इस प्रमोशन के लिए सबसे योग्य था। वो अपने काम को बेहतर तरीके से कर रहा था। वह ज़्यादा मेहनत से काम कर रहा था। वह अधिक प्रभावी और कार्यकुशल व्यक्ति था। मैं यह भी जानता था कि उस कंपनी के सीनियर ऑफिसर ने काफ़ी सोच विचार किया था कि इन चारों में से किसे प्रमोशन मिले। मेरे इन 3 निराश दोस्तों को यह समझना चाहिए था कि कंपनी के सीनियर ऑफिसर जब प्रमोशन देते हैं तो वे चारों नाम लिखकर टोपी में से किसी एक नाम को नहीं निकालते हैं। मैं मशीन के पुर्जे बनाने वाली कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव से किस्मत के बहाना साइंटिस्ट के बारे में बातें कर रहा था। वह समस्या को सुनकर रोमांचित हो गया और उसने मुझे अपने जीवन का एक किस्सा सुनाया। हमारा एक सेल्समैन 4 बजे मशीन के पुर्जों का एक बड़ा ऑर्डर लेकर आया। ऑर्डर 1,12,000 का था। दूसरा सेल्समैन उस वक्त वहीं ऑफिस में खड़ा हुआ था। इस सेल्समैन का माल इतना कम बिकता था कि वह कंपनी पर बोझ बनता जा रहा था। जब जॉन ने अच्छी खबर सुनाई तो उसने ईर्ष्या भरी बधाइयाँ तो दी, परंतु साथ में यह भी कहा कि जॉन, एक बार फिर तुम्हारी किस्मत काम कर गई। देखने वाली बात यह है कि यह कमज़ोर सेल्समैन यह मानने को तैयार ही नहीं था कि जॉन के बड़े ऑर्डर से किस्मत का कोई लेना देना नहीं था। जॉन उस ग्राहक पर कई महीनों से मेहनत कर रहा था। उसने वहाँ आधा दर्जन लोगों से लंबी और बार बार चर्चाएं की थी। जॉन रातों को योजनाएं बनाया करता था कि वह किस तरह से ऑर्डर हासिल कर सकता है। फिर उसने हमारे इंजीनियरों के साथ बैठकर उस यंत्र की शुरुआती डिजाइन बनवाए। जॉन खुद किस्मत नहीं था जब तक कि आप सुनियोजित काम करने के तरीके से किस्मत का नाम ना दे। अगर किस्मत के सहारे हम जनरल मोटर्स को एक बार फिर से गठित करें, अगर किस्मत ही यह तय करे कि कौन आदमी मैनेजर बनेगा और कौन चपरासी, तो इस देश का हर बिजनेसमैन चौपट हो जाएगा। 1 मिनट के लिए कल्पना करें कि जनरल मोटर्स को हम किस्मत के सहारे पूरी तरह पुनर्गठित करें। इस काम के लिए हम एक बक्से में सभी कर्मचारियों के नाम की पर्ची डाल दें। पर्ची उठाने पर पहला नाम जिस भी व्यक्ति का आएगा हम उसे प्रेसिडेंट बना देंगे और दूसरे नाम वाले को वाइस प्रेसिडेंट। इसी तरह नीचे की तरफ आगे बढ़ेंगे। यह मूर्खतापूर्ण लगता है, नहीं क्या? परंतु किस्मत जब काम करती है तो इसी तरह से करती है। जो लोग किसी भी व्यवसाय में चोटी पर पहुंचते हैं, चाहे वह बिजनेस मैनेजमेंट हो, सेल्समैनशिप हो, कानून, इंजीनियरिंग, अभिनय या कोई और क्षेत्र, वे इसलिए चोटी पर पहुंचते हैं क्योंकि उनका नज़रिया उत्कृष्ट होता है और वे साथ में कड़ी मेहनत भी करते हैं। किस्मत के बहाना साइंटिस्ट को 2 तरीके से जीतें। पहला, कारण और परिणाम के नियम को स्वीकार करें। जब आपको लगे कि कोई आदमी खुद किस्मत है तो ज़रा गौर से देखें। तब आपको यह दिखेगा कि जिससे आप पहली नज़र में अच्छी किस्मत समझते थे, दरअसल वह तैयारी, योजना और सफलता के नज़रिया का परिणाम है। इसी तरह किसी आदमी की बदकिस्मती को भी गौर से देखें। आपको उसके पीछे भी कुछ कारण मिलेंगे। मिस्टर सफल को जब झटका लगता है तो वे उससे कुछ सीखते हैं और लाभ उठाते हैं, परंतु मिस्टर असफल हारते हैं तो वे अपनी असफलता से कुछ नहीं सीखते और बहाने बनाते रहते हैं। दूसरा, कभी भी दिवा सपना ना देखें। अपनी मानसिक ऊर्जा को ऐसे सपने देखने में ज़ाया ना करें जिसमें बिना मेहनत के सफलता हासिल की जा सकती हो। हम किस्मत के सारे सफल नहीं होते। सफलता उन चीज़ों को करने से आती है और इन सिद्धांतों में पारंगत होने से मिलती है जो सफलता में सहायक होते हैं। प्रमोशन, जीत, जीवन की अच्छी चीज़ों में किस्मत का सहारा ना लें। किस्मत से ये चीज़ें नहीं मिला करती। इसके बजाय आप अपने आप में ऐसे गुण विकसित करें कि आप सचमुच एक विजेता बन जाएं।